हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए आपका कैसा पैटर्न रहेगा एंड आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज मैथ्स को ना सब हवा लेके जाते हैं कि मैथ्स इतनी डिफ़िकल्ट होती है। मैथ्स में सबके मैथ्स में ही कटते हैं नंबर। बिकॉज मैथ्स का ना ऐसा होता है कि आपको कुछ याद नहीं करना होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स सब्जेक्ट मांगता है, अपनी प्रैक्टिस मांगता है। मैथ्स प्रैक्टिस क्यों मांगता है? और पेपर में ना जो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगी या आप कोई करेंगी कोई क्वेश्चन, तो सेम वो क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। या तो उसमें नंबर चेंज कर दिए जाएंगे, कोई सिचुएशन चेंज कर दी जाती है, कोई नाम चेंज कर दिया जाता है। तो मैथ्स में ये नहीं कि ये जो पढ़ा है सेम वही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस टॉपिक पे, कितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर और कितनी आपने प्रैक्टिस करी है, वो देखा जाता है। तो सबसे पहले हम मैथ्स का देखते हैं, पहले पैटर्न देखेंगे, देन मैं आपको आगे इसकी टिप्स बताऊंगी कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको पता है जो पेपर है वो आपका 5 सेक्शन में होगा, ABCDE। सेक्शन ए जो है वो MCQ टाइप होगा, 20 MCQ 1 मार्क। और आपको ये जो 20 MCQ है ना, उसे करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो टाइम को अलॉट करना है, क्योंकि हर मैथ्स में जो MCQ नहीं होता कि देख के आपने आंसर कर दिया, उसे आपको सॉल्व करना पड़ता है माइंड में, और उसे सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपका आंसर क्वेश्चन छूट जाता है। सेक्शन बी है आपका, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर के आपका आ जाएगा। फिर सेक्शन सी 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, और इसमें भी 2 चॉइस दे दी। जस्ट लाइक आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25। तो क्वेश्चन नंबर 23 में चॉइस दे दी, क्वेश्चन नंबर 25 में चॉइस दे दी कि दोनों में से कोई एक करो, ये वाला करो या ये वाला, ये वाला करो या ये वाला। पर 5 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, चॉइस दे दी जाएगी। हर सेक्शन बी, सी और डी दोनों में 2-2 चॉइस दे रखी है। सेक्शन सी 6 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, ज़्यादा बड़े। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होंगे 5-5 नंबर के, तो ये भी बड़े हैं, तो आपको ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। सेक्शन ई 3 केस बेस्ड स्टडी होंगे, इसमें भी आपको सॉल्व करना होगा। तो केस को पढ़ना है, केस बेस्ड को अच्छे से पढ़ना है, देन क्वेश्चन के आंसर। और हर केस बेस्ड, पहले केस बेस्ड में 1 मार्क का एक क्वेश्चन, फिर 1 मार्क का एक क्वेश्चन, फिर 2 मार्क का एक क्वेश्चन, फिर दूसरे केस में भी 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन। तो ऐसे तीनों में सेम पैटर्न रहेगा। और जो 2 मार्क वाला है वो तीनों केस में आपका, तीनों केस बेस्ड स्टडी में तीनों जो क्वेश्चन है उनमें आपको 2 मार्क में चॉइस दी जाएगी कि ये वाला करो या ये वाला करो। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है कि आपने पैटर्न बता दिया, पैटर्न को समझ लिया हमने, अब क्या उसके बलबूते पे तो पास होंगे नहीं आप। पैटर्न तो एक तरह से दिमाग में रखा है ना। और आपको मैं कह दूँ हमेशा कि आपको पेपर इस बार भी पीछे से ही स्टार्ट करना है। अगर मैंने आपको SST का पेपर पीछे से स्टार्ट करने बोला था, तो आपने ट्राई किया, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि अगर ट्राई किया है तो कैसा गया, पूरा हुआ या छूट गया पेपर, वो आप मुझे बताइएगा। तो मैथ्स को भी ना आप पीछे से ही ट्राई करिए, बिकॉज पीछे से आप ट्राई करेंगे। केस बेस्ड आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, ये हर केस बेस्ड आपका 4-4-4 यानी 12 नंबर का आपका केस बेस्ड आएगा। 12 नंबर ये ले लिए, 5 नंबर ये ले ली, ये हमारे 20 नंबर हमने यहाँ ले लिए, और 18 नंबर यहाँ ले लिए। तो बहुत काफ़ी नंबर हमें यहीं से मिल गए, यानी 40 नंबर तो हमने सेक्शन D, E और C को करके कर लिया। बाकी आपका जो B और A सेक्शन है, इन 3 सेक्शन को कर लिया ना आपने, तो आपका 50 नंबर आपके हाथ में, ये 20 नंबर का और ये 10 नंबर का। तो अगर ये नंबर छूट भी रहे हैं, क्योंकि A सेक्शन में अगर आप लास्ट में कर लेंगे, क्योंकि बस पॉइंट्स में मतलब हर एक वर्ड में आंसर होता है। मैथ्स में तो और छोटा छोटा लिखना, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं लिखना होता, जस्ट 1/2, 0.5 ऐसे ऐसे नंबर होते हैं और यही लिखना होता है। तो मैथ्स में अगर आप सेक्शन ए पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, अगर एक बार में आंसर आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो रहने दो। सेक्शन ए के लिए बात कर रही हूँ, सेक्शन डी के लिए नहीं बोल रही मैं। ये सेक्शन ए में अगर आंसर आ रहा है तो उस पर टिक करो, नहीं आ रहा तो स्किप कर दो क्वेश्चन। और ये सेक्शन ए को आप लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, और स्किप करने के बाद जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, अगर टाइम है तो उन क्वेश्चन में से ना, मतलब
किसी एक ऑप्शन सी पे, डी पे, ए पे जो रिलेवेंट लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर पे टिक करके आ जाइए। जस्ट लाइक एक तुक्का भी होता है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कभी अटेम्प्ट नहीं होते, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बनने के लिए बने होते हैं कि वो नहीं हो सकते, इसलिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ और रोने लग जाना है कि यस मेरा इतना छूट गया। सेक्शन ई से शुरुआत करेंगे, केस बेस्ड होंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं केस बेस्ड के, एसएसटी में देखा होगा, इंग्लिश में देखा होगा, हिंदी में देखा होगा, केस बेस्ड तो क्वेश्चन इजी होते हैं। तो यहाँ के 12 नंबर एक बार मिल गए ना पूरे, तो आगे क्वेश्चन करने में भी कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। 4 नंबर वाले नहीं कर रहे तो पहले 3 नंबर वाले कर लीजिए। सेक्शन आपको सेक्शन वाइज ही करना है, अगर सेक्शन ई कंप्लीट करना है पूरा, फिर डी करो ना करो, तो पहले सेक्शन सी कर रहे हो तो सेक्शन सी को पूरा कंप्लीट कर दो, यानी सेक्शन वाइज भी कर रहे हो ना आप पेपर, तो उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो पूरा एक सेक्शन एक ही बार में करो, यानी कि सेक्शन ई का एक क्वेश्चन इधर, सेक्शन बी का इधर, एक बी का इधर। अब वो उसके लिए आपकी टीचर मना करती है, इसलिए वो सीरीज़ में लिखने बोलती है। एंड मैथ्स का पेपर मैं जितना बोलूँ आपको सेक्शन ई से ही स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ए से आप स्टार्ट करेंगे, आपको जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन में दिमाग ख़राब हो जाएगा एंड आप आगे के क्वेश्चन के आंसर समझना ही छोड़ देंगे, बहुत दिमाग पैनिक करके, बिकॉज टीचर भी बोल रही होती है सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, तो उससे और पैनिक होने लगता है और आप जो आता है ना वो सब भूल के उल्टा पुल्टा लिख के आ जाते हैं और नंबर कट जाते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला, मैथ्स में कुछ भी कर ले आंसर गलत ही आता है, यानी आपने अभी प्रैक्टिस करते होंगे घर पे, अभी आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पहला एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, गलत आया, थोड़ा सा आंसर देख लिया, सही आ गया, फिर दूसरा क्वेश्चन करा, गलत आया आंसर, आंसर देख लिया, सही हो गया, तीसरा करा, बिना देखे इस बार करा कि आंसर, फिर क्वेश्चन करा आपने, नहीं हुआ, और बिना आंसर देखे फिर से करा तब भी नहीं हुआ, फिर से करा तब भी नहीं हुआ, और लास्ट टाइम पे हो गया आपका। तो आप कहेंगे कि आप ये सब नहीं सोचते होंगे कि पहली बार में तो गलत जा रहा, पेपर में तो मैं एक ही बार करता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, यानी अगर आपका ऐसे ऐसे ये जो चार्ट, ये पहली बार गलत कर रहे हैं, दूसरी बार गलत कर रहे हैं, तीसरी बार गलत कर रहे हैं, चौथी बार गलत कर रहे हैं, तो आपने उस क्वेश्चन को 4 बार गलत तरीके से, मतलब गलत तरीके उसके देख लिए, यानी आपने वो देख लिया कि ये क्वेश्चन इन तरीक़ों से तो बिल्कुल नहीं होगा, और जो लास्ट तरीका जो आपने करा उसमें सही है। मैथ्स में कभी भी आंसर नहीं देखते, कभी भी सॉल्यूशन, मतलब ये नहीं कि आपने आंसर देख लिया और उसे लाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि हाँ आंसर 3 है, तो आप 3 लाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कोई सी भी मेथड अपना रहे, तो वो उसे मैथ्स नहीं कहते। आंसर को नहीं देखना है जब तक कि आंसर आपका कन्फर्मली करेक्ट ना हो जाए। एंड जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, क्यों बोलते हैं मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे आप, तो फर्स्ट जो आप क्वेश्चन एक बार करेंगे गलत है, दूसरी बार करेंगे तो सही हो जाएगा वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पक्का हो गया। फिर 2 दिन बाद करेंगे ना, तो आप पहली वाली मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद आएगा कि यस ये तो गलत था, दूसरी वाली मेथड से ही आप करेंगे देन आपका सही। तो आपको प्रैक्टिस करने से ही कॉन्फिडेंस होता है। आप एक दिन में मैथ्स नहीं कर पाते, हर टॉपर से आपने सुना होगा मैथ्स डेली करनी होती है। मैथ्स मैं रोज़ करता था, तो अभी तक आपने मैथ्स रोज़ करना स्टार्ट नहीं करा ना, तो अभी से 2 महीने भी हैं आपके प्री बोर्ड की, अगर प्री बोर्ड में बुरे नंबर भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट अभी आपके पास 2 महीने हैं बोर्ड के लिए। प्री बोर्ड में बुरे आ गए कोई नहीं, बोर्ड में उखाड़ देंगे, बोर्ड तक आपको 2 महीने तक रोज़ आपको 4-4 घंटे तक मैथ्स तो ज़रूर करनी है, बिकॉज आपने स्टार्टिंग से भी नहीं करा, लास्ट के 2 मंथ्स में ही बोल रही हूँ मैं, तो 2 महीने उससे भी कम ही टाइम है, आपको 4-4 घंटे रोज़ मैथ्स करनी है। हर एक चैप्टर के इतने क्वेश्चन कर दो ना कि कोई क्वेश्चन ला के कह दे कि ये क्वेश्चन करिए भाई, तो यूँ कर दो, ये मत बोलो कि यार मुझसे तो होगा ही नहीं, ये करके दिखा दो उसे। और ये अपने अंदर गुरूर भी मत रहना कि मैंने तो बस आर डी शर्मा कर ली, बहुत काफ़ी है मेरे लिए। जहाँ से क्वेश्चन मिलते रहते ना, ढूंढते रहो, करते रहो। अगर आप कर चुके हैं सिलेबस, और जो सिलेबस नहीं करें तो पहले उन्हें सिलेबस करना है। एनसीईआरटी को ऐसे चार्ट लेना है, मतलब गोल बना के पी लेना है कि हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी का दे देना, तो यस इसको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और पेज नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला फॉर्मूला, ऐसे आपको याद होना चाहिए। इतनी अच्छे से मैथ करनी आ चाहिए आपको, तो प्रैक्टिस करना है।
एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है ना, आप कोई बुक में क्वेश्चन देखते हैं, ये एक्सरसाइज नंबर हमने 8.3 का एक क्वेश्चन दे लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, आपने देखा इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, नहीं हुआ आपसे, आपने सॉल्यूशन देख लिया, हाँ सॉल्यूशन देख लिया, समझ आ गया, फिर स्किप कर दिया उस क्वेश्चन को, छोड़ो आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये तो आगे समझ। यही सबसे बड़ी गलती है, आपने जस्ट आंसर को देख लिया, आपने उसे वापस खुद सॉल्व करके नहीं देखा कि मैंने आंसर देख लिया, एक बार खुद सॉल्व करके देखता हूँ कि मैं वही लिख पा रहा हूँ। तो आप ऊपर से नज़रों से देख लेते ना, वही आप गलती करते हैं वहाँ। तो अभी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये वाली गलती बिल्कुल मत करिएगा। छोटा से भी क्वेश्चन हो ना, तो उसे सॉल्व ज़रूर करिएगा, चाहे 4×3 भी करना हो ना, तो आपको करना है, 4×3 12 होता है। नेक्स्ट, अब यही गलती मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आप सबसे बड़ी गलती है। घर में पढ़ रहे हैं, घर में होता है कैलकुलेटर, घर में होता है फ़ोन, आपको कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसे करते करते आप थक गए हैं, एंड लास्ट में आपको इतनी बड़ी डिजिट दे दी मल्टीप्लाई करने की, तो आप सोचते हैं कि टाइम बच जाएगा, मैं जल्दी से कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, एक एक साथ साथ 2 आंसर आ गया और मैच कर लिया आप नोटबुक से, हाँ मेरा भी आंसर सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। पेपर में आपको कोई कैलकुलेटर नहीं देगा, पेपर में आपको खुद की बुद्धि लगानी है, तभी नंबर कटते हैं, मतलब नंबर नहीं कटते, आपके पास टाइम नहीं बचता और आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाते। आप 109 को 108 से आप ही घर पे तो फ़ोन से कर ले रहे हैं, स्कूल में क्या करना है आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 से ही नहीं आता, याद ही नहीं है, और फिर उसे 8 का टेबल पढ़ने लग जाएंगे कि 8 9 जा 72 होता है, एंड फिर 7 ऊपर गया, ऐसे करते करते टाइम लगेगा आपको मल्टीप्लाई करने में ही। तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा बिकॉज पहली बार कर रहे हैं। तो आपको घर पे जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको हर एक चीज़ को, अगर 12×8 बोला गया ना, तो 12×8 करके दिखाइए साइड में, चाहे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। अगर टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट 20 तक टेबल, और आपको 1 से 20 तक के 20 नहीं 20 30 तक की क्यूब तो याद होनी चाहिए, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए, 1 से 20 तक के क्यूब याद होनी चाहिए। आप अब कहेंगे कि स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसी स्क्वायर आपको 1 से 30 तक याद होने चाहिए। क्यूब आपको याद होनी चाहिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, ऐसे आपको क्यूब याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, एटलीस्ट 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा स्कोरिंग के लिए देती हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्लस माइनस, इन सब से आपका ईजी हो जाता है। एंड ऐसा नहीं देखना कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च मार रहे हैं कि टेबल याद करने की कोई ट्रिक, और वो बता दे कि 1+2 कर दिया तो 3 और यहाँ पे ये नंबर डाल दिया, और ये तो ये ट्रिक ना बार बार काम नहीं आती। टेबल जो आपको एक बार याद हो गए ना, तो ज़िंदगी भर याद रहेंगे, तो आपको टेबल याद रखने हैं। डिवीज़न में भी यही करना है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई का बताया कि आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर डिवाइड का क्वेश्चन है तो डिवाइड खुद करके देखेंगे कि यहाँ एलसीएम निकालने का है, तो ये नहीं कि 3 और 2 पूरा एलसीएम निकाल के करेंगे। प्राइम फैक्टर करने बोला है, प्राइम फैक्टर करेंगे। ऐड करने बोला है 1102.29 को और 1 इतने नंबर को, तो आपको उसे ऐड करना है, ये नहीं कि अपने फ़ोन से कर लिया। अपने ऐड करने के बाद एक बार फ़ोन से ऐड कर ले, तब चेक कर ले कि हाँ दोनों का सेम आया, तभी ये होता है स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क करना ही नहीं चाहते, आप क्या स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हैं और उसके आंसर निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा, आगे हम देखते हैं। एंड सबसे ज़्यादा होता है ना स्ट्रेस आप लेते हैं कि पढ़ूँ कैसे, मुझे मैथ्स तो आती ही नहीं है, तो आपको एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करना है। इजी चैप्टर को लेना है, इजी चैप्टर की पहले समरी पूरी समझ लेनी है कि इस चैप्टर में क्या है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही है। ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं बचा, और कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही है आपको देखनी है, उसका भी मतलब आप जैसे एसएसटी में 1 शॉट देखते हैं, इंग्लिश में 1 शॉट देखते हैं, हिंदी में भी चैप्टर की वीडियो देख लेते हैं, तो एक बार मैथ्स में भी एक बार चैप्टर की वीडियो देख लें। आप कहेंगे मैथ्स में कौन चैप्टर की वीडियो देखता है, तो मैथ्स में भी देखनी चाहिए। मैथ्स में आपको तरीका पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन हमें बहुत डिस्क्रिप्टिव दे रखा है, तो उसका आंसर लेट राम फुटबॉल इज़ इक्वल टू, हम जस्ट लाइक स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो
जो आपको यूट्यूब की जो वीडियोस हैं वो स्टेटमेंट लिखना भी सिखाती हैं। तो तब तक आपको स्टेटमेंट लिखना नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट के भी नंबर लगते हैं, आपको पता है, मार्किंग होती है। अगर आपने एक स्टेटमेंट ही लिख दी थी ना तो उसका आधा नंबर मिल जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ पहले किसी भी चैप्टर को पकड़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर ले लिया, फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट पूरा, वन शॉट में उसकी एक्सरसाइज सारी हो जानी चाहिए एंड पूरा चैप्टर आपको समझा देना चाहिए। वो देख लिया आपने। अब उसी चैप्टर को बिना देखे आपने सारे सॉल्यूशंस भी देख लिए एक बार में। उसी चैप्टर को ले के बैठिए और सॉल्व करते जाइए स्टार्टिंग से। अपनी नोटबुक में साइड में मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे बोला है वैसे करिए। अब ये तरीका आप समझिएगा, एक बार इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। प्री बोर्ड में नहीं, आगे बोर्ड में कर लीजिए, बट करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है आपके चैप्टर का, कि आप सोचोगे ना कि कौन पहले, अब तो टाइम ज़्यादा नहीं बचा, मैं इजी चैप्टर कर लेता हूँ, या कोई हार्ड चैप्टर है जो ज़्यादा नंबर का आता है वो वाला चैप्टर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी लिखा है। चैप्टर 1 अकेला अपने आप में 6 नंबर का आ रहा है। चैप्टर 2, 3, 4 और 5 ये 4 चैप्टर मिला के आपके 20 मार्क्स के आ रहे हैं। समझ लीजिए हर चैप्टर 5-5 नंबर का है। चैप्टर 7 अकेला अपने आप में 6 नंबर का आ रहा है। नेक्स्ट, चैप्टर 6 और 10, 6 वाला है आपका ट्राइंगल और 10 सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल कोई चैप्टर है। ये दोनों मिला के अपने 15 नंबर में आ रहे हैं, यानी एक 7 का होगा, एक 6 का होगा। तो आपको ये देखना है 7 का, एक 8 का होगा और एक 7 का होगा, सॉरी। तो आपको ये देखना है कि जो ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं आपको वो करने हैं। चैप्टर 8 और 9 जो कि ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर हैं वो 12 नंबर के आ रहे हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री 6 नंबर की आ रही है। चैप्टर 12 और 13 10 नंबर का, ये दोनों कम नंबर के यानी 5-5 नंबर के आ रहे हैं। चैप्टर 14 और 15 आपका 11 नंबर का आ रहा है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है, पर उससे ज़्यादा नंबर के तो ये आ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं करते हैं हम, जो ज़्यादा नंबर के आ रहे हैं हम उन्हें कर लेते हैं। नेक्स्ट, कोई भी एग्ज़ाम्पल को आपको एनसीईआरटी का, मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्री बोर्ड के लिए भी बोल रही हूँ, हर एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर देख के जाएँ। एग्ज़ाम्पल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर देते हैं। सपोर्ट मटेरियल को क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, एनसीईआरटी के बाद सपोर्ट मटेरियल की हर एक क्वेश्चन, हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन। एंड सपोर्ट मटेरियल में आपका आंसर गलत मतलब आपका आंसर मैच में नहीं भी आ रहा ना, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, कुछ मिसप्रिंट भी होता है उसमें। तो सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है। यहाँ मैंने क्रॉस निशान इसलिए लगाई कि छोड़ना नहीं है आपको, ये नहीं कि यही नहीं करनी, ये तो ज़रूर करने हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करिए मत, आप एग्जाम्पल ज़रूर कर लीजिएगा पर। नेक्स्ट है एनसीईआरटी 1 लाइन क्वेश्चंस। तो 1 लाइन क्वेश्चंस का इससे मेरा मतलब है कि आप एनसीईआरटी में जो कुछ क्वेश्चंस नहीं होते, जो जैसे लाइक हम 12 चैप्टर के ले लेते हैं, 12 चैप्टर या 13 चैप्टर, इसमें एक कोन का हमें दे रखा है सरफेस एरिया ये है और उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। एक लाइन में आ गया ना ये क्वेश्चन, इस एक लाइन का क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ जाएगा ये। तो आप जो डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो 10-10 लाइन के होते हैं ना, उन क्वेश्चंस पे इतना ध्यान नहीं देना। जो 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं ना, बुक में आपको दिख रहा है छोटी छोटी 1 लाइन का 2 लाइन का क्वेश्चन है, उन्हें ज़्यादा देखिएगा, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके और आते हैं पेपर में। तो ये मैंने तरीका बताया आपको। नेक्स्ट, बेसिक और स्टैंडर्ड में आपका पेपर आएगा। बेसिक वालों के लिए जो आपने अभी तक सिलेबस नहीं करा है, तो इजी चैप्टर्स मैं बता रही हूँ जिससे आप अबव 50 तो स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने इन चैप्टर को कर लिया 50 नंबर से अच्छा स्कोर कर लेंगे। चैप्टर केवल 7 है, 7 चैप्टर करने हैं आपको, बाकी भी करना है, बट इन चैप्टर को अच्छे से कर लिया ना तो बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। चैप्टर 1 जो कि अकेला 6 नंबर का, अब मैं यहाँ पे नंबर नहीं बता रही आपको। चैप्टर 2, 3, 14, 15, 7 और 6, इन चैप्टर 1 रेशनल आपका नंबर सिस्टम का है। चैप्टर 2 पोलिनोमियल, चैप्टर 3 आपका लीनियर इक्वेशन, चैप्टर 14 स्टैटिक्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी और चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर 6 ट्राइंगल।
ये ऐसे आसान चैप्टर है ना कि आपका आंसर भी आएगा, आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा इन्हें करने के बाद, और कोई गलती भी नहीं होगी। तो इन चैप्टर के जितने फॉर्मूले सब रट डालो, जितने क्वेश्चन है सब कर डालो। ये बहुत इजी चैप्टर है, ये बेसिक के लिए था। स्टैंडर्ड वालों को ये चैप्टर तो करने ही करने हैं, बट उन्हें ये वाले चैप्टर ज़रूर करने हैं। यानी अगर ये करो ना करो तो ये ना आप कर ही लेंगे, क्वेश्चन आया ना इसका तो आप कर लेंगे, बिकॉज ईजी होता है। बट स्टैंडर्ड में आपको ये जो चैप्टर है ये मस्टली करने हैं, जो आपके लिए आगे भी हेल्प करेंगे। स्टैंडर्ड आपने क्यों ली? क्योंकि आपको पीसीएम लेना था, यानी आगे जाके मैथ्स अपॉइंट करनी है आपको, इसलिए आपने स्टैंडर्ड ली। और मैथ्स में आगे ये चैप्टर ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12 आपका आ जाएगा ये सर्कल्स, और चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर मस्टली कर लीजिए, ये आपको 50 अबव ये चैप्टर भी स्कोर करा देंगे। यानी आपको इन चैप्टर को तो ध्यान देना ही देना है, पर आपको इन चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट सैम्पल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज एसएसटी में भी मैंने जो सैम्पल पेपर करवाया था ज़्यादातर सेम क्वेश्चन आए थे, और बहुत से रिपीटेड भी थे इसमें, मतलब सेम क्वेश्चन ही थे। तो मैथ्स का भी सैम्पल पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। मैथ्स के हर एक फॉर्मूले को आपको बनाना है, फॉर्मूला एक शीट बना लीजिए और मैथ्स के सारे फॉर्मूले उसमें लिखिए। नेक्स्ट PYQs आपको यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने SST का डाला था तो सबने देखा भी था। मैं मैथ्स का भी डाल दूँगी, बेसिक के लिए स्टैंडर्ड के लिए दोनों के लिए पेपर डाल दूँगी मैं, जिससे आप उसे भी सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने आपको डाल दूँगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा ना कि कैसा पेपर आ सकता है, तो उन्हें ज़रूर सॉल्व करिएगा। उसके मैं सॉल्यूशन नहीं करवाऊँगी, बट आपको पेपर सेंड कर दूँगी, बिकॉज़ टेलीग्राम पे इतने बच्चे नहीं हैं कि जो जितने बच्चे आपके वीडियोस देखते हैं उतने टेलीग्राम पे नहीं हैं। एंड एक भी बच्चे का नुकसान हुआ कि वो नहीं देख पाया कुछ जो मैं भेज रही हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं वीडियो डाल देती हूँ। नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो आप पहले उसे खुद सॉल्व करिए, देन आप फुल सॉल्यूशन उसका देखिए। थ्योरम 2 या 3 ही थ्योरम आ रही है आपकी, उन तीनों थ्योरम को अच्छे से रट लो, समझ लो, और अगर लिखने आ गई ना तो आप लिख सकते हो, ऐसा कर लो। और अभी मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, आप एक बार स्टार्ट करो, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना है। मतलब आप मैथ्स ना इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि आप मैथ्स करते जाते ना और आंसर आता जाता है, तो उससे बड़ी खुशी नहीं होती कहीं, मैथ्स के जब आंसर आपके आते रहते हैं। और ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके मैथ्स में जब आंसर आते हैं, आप जो करते हैं सॉल्व और सेम आंसर आता है तो कितनी खुशी मिलती है। तो जब आपका आंसर आते रहेंगे, आप जो सॉल्व कर रहे हैं वो आता रहेगा, तो एकदम आपको फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, आपको लगेगा यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, ये भी आ जाएगा, सारे करने का मन करेगा, और किसी से भी फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन कुछ कह रहा है, कौन इंस्टाग्राम में कौन सी स्टोरी डाल रहा है, कौन से पोस्ट डाल रहा है, उससे अब से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने मैथ्स से एक बार दोस्ती कर ली तो। अब मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, मतलब सबका यही था कि ट्रिग्नोमेट्री, हर एक बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री जो है टफ लगती है, मुझे भी लगती थी, आपको भी लगती है, एंड मुझे अभी भी लगती है ट्रिग्नोमेट्री टफ। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें सबसे ज़्यादा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, सब कहते हैं कि पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा बस फॉर्मूला याद कर लो, आपको सब कुछ हो गया। बट क्वेश्चन जहाँ पे प्रूफ वाले आते हैं ना, कि ये आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपको इसे प्रूव करना है कि इक्वल है टेन थीटा के, तो ये जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि साइन थीटा को अब इसे कैसे कन्वर्ट करें, बिकॉज आपने क्या क्या किया है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन पता है, फॉर्मूला पता है, पुट करा, आंसर आ गया। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एकदम उल्टा हो गया, आपको सोचना है कि आपको क्या वैल्यू डालेंगे आप, कि आपको ये वाला आंसर इक्वल हो जाए इसकी। तो ये करने में थोड़ा ब्लंडर होता है, बट आप इजीली इसे, और इसे इजीली आप कैच भी नहीं कर पाते कि कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगी, एंड ज़्यादातर लोग यही सजेस्ट करते हैं। 8.4 जो आपका एक्सरसाइज है उसमें LHS इजगल टू RHS प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस है, 10-15 क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चन को कॉपी लो, लिखते जाओ, फिर दूसरी बार कॉपी लो, लिखते जाओ, मतलब एक कॉपी के 12 क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरी कॉपी लाई उठाई, वही 12 क्वेश्चन उठाए,
फिर तीसरी बार एक क्वेश्चन लिया, खुद सॉल्व करने की कोशिश करी, गलत हुआ, फिर वहाँ देखा कि क्या गलती करी, फिर दोबारा वहीं पे लिखा, फिर दूसरा क्वेश्चन, ऐसे 12 क्वेश्चन करने हैं। फिर एक और बार करो कि इस बार ठीक हो जाए। एंड एट द एंड जब तक करो ना, जब तक बिना गलती, एक भी गलती उन 12 क्वेश्चन में एक भी गलती ना निकल जाए आपकी, तब तक उन क्वेश्चंस को करिए। तो आप कहेंगे इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बोल रही हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो ब्लेंडर है ना, वो सब कुछ निकल जाएगा। आपको बिना ऐसे कर लेना है। एंड इसी पे इनफ नहीं रहना, देन आपको क्या करना है, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करने हैं। एंड सब मुझसे यही पूछते हैं कि आर डी शर्मा कंपलसरी है, करना ज़रूरी है, नहीं करना। तो मैथ्स में ना क्या जो होता है, अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्ट रहते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। मैं जो आर डी शर्मा है ना, वो आपको ऐसे क्वेश्चन देता है जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही मैथ्स का अलग है स्रोत होता है एक तरह से। मोर प्रैक्टिस तो मोर नंबर, यही आप समझ लीजिए, और मोर नॉलेज आपको मिलती है। तो मैथ्स में अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, आपकी सिलेबस सारे एग्जाम्पल, आपकी सपोर्ट मटेरियल कंप्लीट हो गई, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप आर डी शर्मा भी करिए। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल दोनों सेम ही है, बट ज़्यादातर लोग आर डी शर्मा सजेस्ट करते हैं। तो मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ कि आप आर डी शर्मा ही सॉल्व करें। एंड पर आपका उससे पहले एनसीईआरटी हो जाना चाहिए, आपके एग्जाम्पल हो जाना चाहिए, और आपका सपोर्ट मटेरियल हो जाना चाहिए, तभी आप आर डी शर्मा पे जंप करिए। ये नहीं कि आपने फर्स्ट चैप्टर करा एंड डायरेक्ट जंप कर दिया आपने आर डी शर्मा में, तो ऐसे नहीं करना। पहले आप अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पल और ये सारे क्वेश्चंस करेंगे, देन आर डी के क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आर डी के करेंगे तो वैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्वेश्चन है ना आर डी शर्मा में, वो सारे करते जाइए। पहले बार में नहीं हो रहा, दूसरी बार में देखा, दूसरी बार अटैम्प्ट करा, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार अटैम्प्ट करा, तीसरी बार में नहीं हुआ, तो चौथी बार अटैम्प्ट करा, उसमें हो गया। तो वो क्वेश्चन को आपको 3 तरह से पता चल गया कि इन 3 तरीक़ों से तो नहीं होगा, चौथे तरीके से जो आपका होगा वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। एंड जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे ना, आर डी शर्मा में जितने क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, सब कर डालो। और जो आप कर देंगे ना वहाँ पे, तब जो आपका कॉन्फिडेंस होगा ना, वो हाई लेवल होगा। क्योंकि आपके क्लास के बच्चों ने क्या कर रहा होगा, बस एनसीईआरटी कर रखी होगी, और वो भी उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। बट आप क्या कर रहे होंगे, आप आर डी शर्मा करके बैठ चुके होंगे। तो यही मैं कहूँगी कि पेपर ना आपको लास्ट से स्टार्ट करना है, फार्मूला शीट बनानी है। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, सारे फार्मूले आपको नहीं पता, तो आप मुझे भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके लिए बना दूँगी। मैंने मिड टर्म का भी बनाया था। एंड ऑल द बेस्ट आपके मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। डरना नहीं है और आपको बस पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।